अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, ये टूल काम किस तरीके से करता है, ये सॉफ्टवेयर काम किस तरीके से करता है, इस पे किस किस टूल का क्या काम है और आप उस टूल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। बेसिकली ये एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब इलस्ट्रेटर जो भी आप कह लो, उसका बिगिनर गाइड होने वाली है। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनका इलस्ट्रेटर में काम आ पड़ा है या इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं, आपने किसी IT वाले से इंस्टॉल तो करवा दिए लेकिन आपको इंटरफेस आपके लिए कंफ्यूज है क्योंकि आपको नहीं पता कि किस फीचर किस टूल का क्या काम है, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, ये काम किस तरीके से करता है, इसका जो टूल बार साइड में आ रहा होता है उस टूल बार में किस किस टूल का क्या क्या काम होता है, और आपको डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगा कि वो टूल बेसिकली काम क्या करता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं। अब मेरे इस तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन आप लोगों की ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो डिजाइनिंग से रिलेटेड आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस तरह की एक सीरीज बनाऊं जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूं अपने डिजाइनिंग स्किल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप ये सारे जितने भी टूल्स है, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा, केटल, प्रिंटफुल का डिजाइनिंग इंटरफेस और प्रिंटिफाई का डिजाइनिंग इंटरफेस, आप इन सबको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इनसे किस तरीके से अपने लिए डिजाइन बनवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस सीरीज शुरू करूं जिसमें ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो चीजें मैंने आपके साथ मेंशन की इनको आने वाली वीडियो में मैं कवर करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में हमारा सारा फोकस इलस्ट्रेटर पे होगा, इसके इंटरफेस पे होगा, इसके टूल बार पे होगा, ताकि आप इलस्ट्रेटर को बेहतर तरीके से सीख सके। इलस्ट्रेटर का भी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं आपको डिजाइनिंग बताऊंगा, क्योंकि अगर इसमें मैं डिजाइनिंग साथ एक तरह से खिचड़ी बन जाएगी और आप लोगों के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ टूल्स और इंटरफेस पर ही बात करेंगे, और डिजाइनिंग के रिलेटेड अगर आपको जानना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं डिजाइनिंग वाली वीडियो रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम पर वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं एडोब इलस्ट्रेटर को। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने अपने पास एडोब इलस्ट्रेटर का 2023 वाला वर्जन खोला हुआ है। ये वाला वर्जन है जिसको मैं यूज करता हूँ। पहले मैं 2015 वाला वर्जन यूज करता था, लेकिन 2023 में जो इन्होंने अपडेट की है, अपडेट नया वर्जन अनाउंस लॉन्च किया है, उसमें AI के काफी ज्यादा फीचर हैं, तो इस वजह से मुझे अपग्रेड करना पड़ा, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी, 2015 वाले से भी मेरा काम चल ही रहा था। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि एडोब इलस्ट्रेटर बेसिकली है क्या। एडोब इलस्ट्रेटर बेसिकली एडोब का एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, जहां आप बेसिकली कोई भी वर्चुअली क्रिएशन करते हैं। अब वर्चुअली क्रिएशन से मुराद कि अगर आपको कोई बैनर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, या फिर आपको कोई लोगो बनाना है, या कोई इवन टी-शर्ट प्रिंट ऑन डिमांड का डिजाइन बनाना है, तो वो आप एडोब इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, फोटोशॉप में नहीं। ये लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं फोटोशॉप में क्रिएशन होती है। फोटोशॉप में क्रिएशन नहीं, एडिटिंग होती है। कोई भी चीज़ आपको एडिट करनी है, छेड़नी है, वो आप फोटोशॉप में करते हैं। कोई भी चीज़ आपको क्रिएट करनी है वो आप इलस्ट्रेटर में करते हैं। मेरे पास 2023 वाला वर्जन है, आपको लाजमी नहीं है कि आप 2024 या 25 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो वाला वर्जन आप इंस्टॉल करें। आपको अपने एक सिस्टम को देखना है कि आपका सिस्टम कौन सा वाला वर्जन ज़्यादा बेहतर और अच्छे से स्मूथली चला सकता है, बगैर बोझ उठाए, बगैर हीटअप हुए, बगैर लैग करे। आपने अपने PC को देखना है। तो अगर आपके पास 8 GB रैम और 2 कोर वाले CPU है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप CS6 यूज़ करें। उससे ऊपर ना आए, उससे ऊपर आएंगे तो आपका सिस्टम चला तो लेगा लेकिन वो लैग करेगा और आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, तकरीबन आपका हाथ बार बार अटकेगा। अगर आपके पास 4 कोर वाले CPU और 12 GB की रैम है तो फिर आप CC वाले वर्जन की तरफ जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2023 वाले पे ना आए, क्योंकि इसके लिए अगर आपका अच्छा वाला PC है जिसमें तकरीबन 6 कोर हो तो ही ये स्मूथली चलता है। स्मूथली तो खैर उस पर भी चल जाएगा, 4 कोर वाले पे भी, लेकिन वो हीटअप बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। और जब आपका PC हीटअप होता है तो आपकी जो PC की एज होती है, आपके कंप्यूटर की जो एज होती है वो भी कम होती जाती है। इसके अलावा मेरे पास जो है एडोब इलस्ट्रेटर 2023 वाला है, लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वाला भी होगा उसमें भी चीज़ें तकरीबन ही सेम होंगी, टूल्स सारे ही सेम होंगे। तो ये मैं जैसे हम एडोब इलस्ट्रेटर खोलते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाता है, जो मेरे रिसेंटली डिज़ाइन है। इसके अलावा कुछ सजेशन है कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको नहीं देखना। मैं सिंपली Ctrl+N करके ये न्यू फाइल पे क्लिक करके न्यू पे वो कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ प्री सिलेक्टेड ही कैनवस आ रहे हैं। एडोब इलस्ट्रेटर पे आप बेसिकली काम कैनवस पे करते हो, एक आर्टबोर्ड आपको लेना पड़ता है, उसी के ऊपर आप सारा काम करते हो। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि भाई आपको आर्टबोर्ड किस साइज का चाहिए, किस शेप का चाहिए। मैं बेसिकली A3 पर काम करता हूँ, तो A3 मेरे पास फ्रंट पे आ रहा है, हमेशा A3 रहता है, क्योंकि उसको भी पता है मैं A3 यूज़ करता हूँ तो हमेशा यही सजेस्ट करता है। और अभी भी मैं A3 को ही सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा बाकी भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैंने कोई सेव किया हुआ आर्टबोर्ड तो वो भी हो सकता है। मोबाइल के लिए बनाना है तो मोबाइल के लिए अलग आर्टबोर्ड्स हैं, वेब के लिए अलग है, प्रिंट के लिए अलग हैं।
देख रहे हैं मोबाइल में भी फिर फ़ोन्स आ गए हैं कि किस फ़ोन का मैंने करना है, और इसके अलावा फिल्म और वीडियो के लिए अगर मैंने कुछ बनाना है तो वो अलग है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए करना है तो उसका कैनवस अलग है, लेकिन मैं मोस्ट रिसेंट पर ही चले जाता हूँ, A3 को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप अपना कोई कस्टम कैनवस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं पॉइंट, इंचेस, पिकास, फीट, जिसमें चाहें आप कर सकते हैं। इंचेस में अगर मैं देखूँ तो मेरा A3 वाला जो है वो 11x16 का कैनवस है, और ये सारी चीज़ें जिनको आपको सेलेक्ट करना है। कलर थीम आपको क्या रखनी है, CMYK या RGB। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है इसको क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, और क्रिएशन कहाँ पे होती है, क्रिएशन प्रिंटिंग में भी होती है और वर्चुअली भी होती है। तो अगर आप कोई बैनर बना रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई लोगो बना रहे हैं तो वो आप वर्चुअली होती है सारी चीज़ें, और उन फाइलों ने वर्चुअली ही रहना है, तो उसके लिए आप RGB कलर्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मॉनिटर्स होते हैं वो RGB कलर्स यूज़ करते हैं, इन्हीं से सारी चीज़ें बनाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और जब भी हम कुछ प्रिंट करते हैं तो प्रिंट हम CMYK से करते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, की 4 कलर्स है जिनसे हम प्रिंट करते हैं। तो अगर आपको प्रिंटिंग के लिए कुछ बनाना है तो CMYK कलर सेलेक्ट करें, अगर आपको वर्चुअल के लिए जैसे लोगो वगैरह कुछ बनाना है तो फिर आप RGB को सेलेक्ट करें। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपने नोटिस रखनी है, अगर आपने प्रिंट करना है और आप RGB सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके कलर्स आपको यहाँ पे तो सेम सही दिखेंगे क्योंकि आपको स्क्रीन दिखा रही हो, लेकिन प्रिंटिंग में आपके वो कलर्स चेंज होंगे, ख़राब होंगे। मतलब ख़राब ऐसे होंगे कि ब्लू यहाँ पर आपका रॉयल ब्लू होगा तो वहाँ पे सफ़ायर ब्लू दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका नेवी ब्लू होगा तो वहाँ पे डीप नेवी दिख रहा होगा। तो इतनी चेंजेस थोड़ी सी आ रही होती हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आप पहचान लेंगे, वरना ये कि गुजारा भी चल जाता है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वर्चुअली कुछ काम करना है तो हमेशा RGB सेलेक्ट करें। अगर आपने प्रिंटिंग का काम करना है तो फिर आप CMYK सेलेक्ट करें। हम POD के सेलर्स हैं तो हम प्रिंटिंग के ही ज़्यादा काम करते हैं तो हम CMYK सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारी सेटिंग्स है, लेकिन उनमें आपको एज अ बिगिनर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली आपने क्रिएट कर देना है कैनवस, और कैनवस क्रिएट होते ही अब ये जैसी कैनवस क्रिएट हुआ तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने खुल के आ गई है। ये आर्टबोर्ड है जो कि मैंने सेलेक्ट की A3 का, जिसके ऊपर मैंने काम करना है, और ये सारे टूल बार है हमारा। जितने भी टूल्स एडोब इलस्ट्रेटर में है वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी जो यहाँ पे ये कई सारे फीचर्स, इनको ये सारे फीचर्स हैं एडोब इलस्ट्रेटर के, लेकिन टूल्स जितने भी हैं वो सारे आपको यहीं पर मिलते हैं। ये सारे टूल हैं, ये एडोब इलस्ट्रेटर का टूल बार है। इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल के सेंटर में ले आता हूँ ताकि आप बेहतर इसको देख सकें। ठीक है, तो ये हमारे टूल बार है। सबसे पहला टूल जो हमारा है वो है क्विक सिलेक्शन। अब 2023 वाले जो जितने भी टूल्स हैं उनमें ख़ास बात ये है कि जब आप किसी टूल पर माउस लेके जाते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि इस टूल का क्या काम है। और ये मेरा सिलेक्शन टूल है तो इससे कोई भी ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी अगर आप देखें तो कैनवस मेरा बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं फिलहाल शेप टूल लेकर एक शेप बना देता हूँ। ये मैंने अपने पास शेप बना दी, लेकिन इसको थोड़ा फिल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपने पास शेप बना दी। अब मेरे पास अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरा सिलेक्शन टूल काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप घसीट के कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी फेंक सकते हैं। ये हमारे सिलेक्शन टूल का काम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल। पहले मेरे ख्याल से इसको क्विक सिलेक्शन कहा जाता था शायद, या डायरेक्ट सिलेक्शन ही कहा जाता हो। इससे बेसिकली आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी आर्क को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी मैं यहाँ पे एक और शेप सर्कल ले लेता हूँ और इसको मैं कलर इसका चेंज करके रेड कर देता हूँ, पिंक हो गया, खैर जो भी। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अगर मैं ग्रुप कर देता हूँ तो अब आप देखें अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो दोनों ही सेलेक्ट होते हैं, एक सेलेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं एक टूल को पकड़कर इधर उधर कर सकता हूँ, देख रहे हैं, सिंगल ही। और इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन का और काम ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन ये देख रहे हैं साइडों पे आर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया एडोब इलस्ट्रेटर में आप क्रिएशन करते हैं और क्रिएशन एडोब इलस्ट्रेटर इन्हीं आर्क से करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसके इर्द गिर्द ये आर्क होंगे। सर्कल पे भी अगर आप देखते हैं तो देख रहे हैं 4 आर्क हैं जिन्होंने आपस में इक्वली ही कर्व होकर ये सर्कल बनाया है। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन से आप ये आर्क्स को भी सेट कर सकते हैं, इन आर्क्स को भी पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इनको यहाँ करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये डॉट्स जो आ रहे हैं ये इनको भी पकड़कर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इनकी शेप्स चेंज कर सकते हैं, एजेस को राउंड करना चाहे आप राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन का हमारा काम होता है। अब अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ और फिर इनको सेलेक्ट करता हूँ तो देख रहे हैं अभी भी दोनों ग्रुप हैं और दोनों साथ ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन का काम होता है। इसके अलावा ग्रुप सिलेक्शन है। इसमें अब ग्रुप सिलेक्शन में क्या होता है कि ग्रुप सिलेक्शन में भी
सेम चीज़ होती है, बस इसमें ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसकी एग्जांपल अगर मैं आपको फिर से दूं तो ये इसको हमने दोबारा 2 कॉपीज बनाई और 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स को हमने ग्रुप कर दिया। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, सिलेक्शन टूल। इसमें आप देख रहे हैं इसमें ये 2 ऑब्जेक्ट्स को मैं साथ लेकर मूव कर सकता हूँ। तो ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन का जो ग्रुप क्या नाम है टूल का, ग्रुप सिलेक्शन से जो टूल होता है उससे हमारा ये होता है कि हम ग्रुप के अंदर ग्रुप में भी ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये काम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है मैजिक फॉन्ट। अब मैजिक फॉन्ट बेसिकली ये टूल है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर लेता है। लेट सपोज अगर एक ही आर्टबोर्ड, एक ही डिजाइन के अंदर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन डिफरेंट ग्रुप में हैं, तो अगर उनको आप सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आप तो उनको पहले अनग्रुप करें सबको और फिर उन दोनों को सेलेक्ट करें और फिर करें। लेकिन ये चीज़ें एडोब इलस्ट्रेटर या एडोबी जानता है कि ये चीज़ बड़ी मतलब ख्वारी वाली हो सकती है, तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हमारे पास मैजिक फॉन्ट टूल है। मैजिक फॉन्ट टूल बेसिकली प्रॉपर्टीज देखता है कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेम है जिस पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो उस प्रॉपर्टी के डिजाइन, उस प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे कि हमारे पास देख रहे हैं 2 ब्लैक बॉक्सेस हैं, तो अगर मैं एक ब्लैक बॉक्स पे सेलेक्ट करता हूं तो देख रहे हैं दोनों ब्लैक बॉक्सेस सेलेक्ट हो गए, जिसका प्रूफ ये है कि अगर मैं डिलीट करता हूं तो दोनों ब्लैक बॉक्सेस डिलीट हो रहे हैं। तो ये हमारे मैजिक फॉन्ट टूल का काम है कि इससे आपको एक सेम प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो उनके कलर सेम है या फिर चाहे उनके फॉन्ट साइजेस सेम है या उनके फॉन्ट सेम है, ये उनको बेसिकली सिलेक्ट कर लेता है और आप उनको एक साथ एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये पिंक कलर है, इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, पूरे ही डिजाइन में पिंक को एडिट करना चाहूँ, तो एक एक को सिलेक्ट करके पिंक को एडिट करने के बजाय मैं मैजिक फॉन्ट से सबको सेलेक्ट करके इनके कलर्स चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारे मैजिक फॉन्ट का ये फीचर है, हमारा मैजिक फॉन्ट ये काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है वो है लेसो टूल। अब लेसो टूल हमारा जो है ये बेसिकली ये भी सेम ही सिलेक्शन के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये सिलेक्शन ऐसी करता है कि समटाइम्स होता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स काफी ट्रिकी होते हैं, छोटे छोटे से आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई यहाँ होगा कोई वहाँ होगा कोई कहाँ होगा, तो आप एक एक पकड़ के क्लिक करने के बजाय वो सेलेक्ट करने के बजाय उनके इर्द गिर्द सिंपली इस तरह की एक शेप बनाएंगे और शेप बनाने के बाद आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देख रहे हैं मैंने इसके इर्द गिर्द शेप बनाई है, तो इन्होंने जितने भी शेप के अंदर सारे आ रहे थे सबको इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये सब आपस में चिपके हुए थे तो इस वजह से इनको नहीं निकाल सका, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इनको आपस में दूर दूर कर देता हूँ। ये ग्रुप है तो मैं इनको कर देता हूँ अनग्रुप। इनको बेसिकली मैं थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूँ। दूर करने के बाद अब देख रहे हैं, अब मैं इसको लेता हूँ लेसो टूल। अब मैं अपने पास इसमें से ले आता हूँ, लेकिन ध्यान रखता हूँ कि ये टच ना हो इसको, और इसको हमें खाना है तो इन दोनों को देख रहे हैं आप। तो अभी अगर मैं पिक टूल सेलेक्ट करता हूं तो देख रहे हैं आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द मैंने सर्कल लगाया था, सर्कल आउट किया था, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इसने सेलेक्ट कर लिए, बाकी दोनों को छोड़ दिए। तो इस तरह अगर कई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मतलब आपस में दूर दूर हैं और इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड दूसरे में एक दूसरे में, तो उनको आप सेलेक्ट करने के लिए ये लेसो टूल है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमारी है वो है पेन टूल। अब एडोब इलस्ट्रेटर में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है वो होती है वेक्टर क्रिएशन, और वेक्टर क्रिएशन के लिए पेन टूल ही इस्तेमाल किया जाता है। पेन टूल बेसिकली रैंडम शेप्स, रैंडम ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली एडोब इलस्ट्रेटर में क्रिएट नहीं होते। जैसे लेट सपोज मुझे ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल वैसे शेप नहीं बन सकती, शायद बन भी सकती हो, लेकिन चले मुझे 5 कोनों वाला वो बनाना है। जो भी शेप को क्या कहते हैं नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, मुझे लेट सपोज इसको बनाना है, लेकिन मुझे इस तरीके से 6 कोनों वाला बनाना है, तो वो हमें एडोब इलस्ट्रेटर में डायरेक्टली नहीं बनता, तो वो इस तरह की शेप हो गई है, हम पेन टूल से बनाते हैं। अब ये तो मैंने आपको सिंपल इसकी मिसाल। इसके अलावा एडोब इलस्ट्रेटर क्या कहते हैं पेन टूल से एडोब इलस्ट्रेटर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। रेंडमली कोई भी शेप आपको बनानी हो आप एडोब इलस्ट्रेटर से बनाते हैं। तो पेन टूल का बेसिकली यही काम होता है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो कि प्री मेड नहीं है या प्री मेड नहीं बन सकती, तो आपको उसको पेन टूल से बनाना होता है। पेन टूल के अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जिस तरीके से अगर आपने कोई एंकर लगा दिया, उसको आपको एडिट करना है तो आप इसको एंकर से पकड़ेंगे और इससे इसको चीज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एंकर ऐड करना है, आप ऐड करना भूल गए थे, तो आपने ऐड पे यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके
सिंपली क्लिक करना है और देख रहे हैं यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको मैं जहाँ चाहूँ मूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको माइनस करना हो या डिलीट करना हो तो उसके लिए आपने डिलीट वाले पे सिंपली क्लिक करना है और जिस एंकर पे आप क्लिक करेंगे वो एंकर डिलीट होता जाएगा। एंकर बेसिकली वो पॉइंट जो आपने लगाया था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इलस्ट्रेटर में जितने भी डिजाइन बनते हैं वो सभी एंकर्स को मिला के बनाए जाते हैं। तो देख रहे हैं ये काम होता है पेन टूल का, और पेन टूल में एंकर डिलीट और ऐड और उनको चेंज करने का। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहां आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं या इवन आप अमेज़न सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा है वो है कर्वेचर। अब कर्वेचर टूल जो है इसका काम बेसिकली, इसका भी काम वही है जो कि पेन टूल का है, लेकिन पेन टूल में आपको आर्क बेटा के उनको घुमा घुमा के करना पड़ता है। इसमें सिंपली आप एक आर्क क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उनको सर्कल में घुमाता जाता है। देख रहे हैं आप, मैं जहाँ जहाँ घुमाता जा रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली ही इसमें घुमाता जा रहा है। तो इस तरीके से आप अगर मतलब आर्क आपके इस तरीके से साफ नहीं है कि आप पेन टूल से डायरेक्ट आर्क लगा सकें और आप सिंपली एक रैंडम शेप चाहिए, तो आपके लिए ये कर्वेचर वाला टूल जो है वो काफ़ी काम का हो सकता है। इससे आप कोई भी रैंडम शेप बना सकते हैं और उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा होता है कर्वेचर टूल का काम, और इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गन मच गया हमारे कैनवस में। हम अपने कैनवस पे वापस आ जाते हैं और ये हम अपने कैनवस पे वापस आ गए। अब इसके अलावा नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है टेक्स्ट टूल या टाइप टूल, जिसको टाइप टूल ही है। और टाइप टूल में भी देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये 3 कोने या ट्रायंगल बने हुए ना छोटे से, वहाँ उसका मतलब ये है कि इसके अंदर ही और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि छुपे बैठे हैं। तो ये देख रहे हैं, अगर इसको मैं खोलता हूँ तो एरिया टाइप टूल, टैप ऑन पाथ, वर्टिकल टाइपिंग, एरिया टाइप, वर्टिकल टाइप और टच टाइप। अब इसको अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी चीज़ें लंबी खिंच जाएगी। बेसिकली ये टाइप करने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे आके कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट टाइप कर लेना है, या आप अपने काम का टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और उस टूल को आप कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल आप यहाँ पे जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकली टेक्स्ट लिखना है तो आप वर्टिकल लिख सकते हैं, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है आप हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। आप अगर किसी पाथ के ऊपर लिखना है, लेट सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ हो तो टेक्स्ट ऑन अ पाथ करूँगा मैं, और ये देख रहे हैं पाथ पे देख रहे हैं अभी पाथ के ऊपर मेरा टेक्स्ट है, मैं जो भी लिखूंगा वो इस पाथ के ऊपर क्रिएट होगा। तो ये भी टेक्स्ट का एक तरीक़ाकार है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, तो आप इनको खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं या आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बेसिकली इनके अल्फाज इनको डिफाइन करें, वर्टिकल से वर्टिकल लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल आप टेक्स्ट लिखेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है वो है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में अगर आपको कोई सिंपल सी लाइन लगानी है, तो वैसे तो काफ़ी सारे तरीके का है लाइन लगाने के लिए, लेकिन लाइन का अपना भी यहाँ पे टूल जिन्होंने दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं लाइन लगाना चाह रहा हूँ तो मैंने सिंपली यहाँ पे आके इस तरीके से कर्सर को क्लिक करके लाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँगा लाइन खिंचती जाएगी। और अगर इसी के साथ ही मैं शिफ्ट पकड़ लेता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। जब मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ, अभी अगर आप देखें तो देख लाइन सीधी हो जाती है। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए तो फिर आप शिफ्ट पकड़ के इसको लाइन को खींचें, जितना खींचेंगे। शिफ्ट को बेसिकली यूज़ किया जाता है इलस्ट्रेटर में इन कामों के लिए कि अगर आपको किसी चीज़ को प्रोपोर्शनली एक तरफ से खींचना है तो आप इसको खींच सकते हैं। फिर चाहे वो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो या लाइन बना रहे हो, शिफ्ट का काम यही होता है। इसके अलावा लाइन सेगमेंट में और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं हमारे पास। आर्क की लाइन है, स्पायरल्स हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड्स हैं, पोलर ग्रिड्स हैं। तो ये सारी बेसिकली लाइंस हैं। अगर आप इनको बनाना चाहते हैं स्पायरल से स्पायरल बनेगा, रेक्टेंगुलर ग्रिड से रेक्टेंगुलर ग्रिड बनेगी, पोलर ग्रिड से पोलर ग्रिड बनेगी। अगर हम पोलर ग्रिड को देखते हैं, देख रहे हैं इस तरीके से एक ग्रिड की शेप बन जाएगी लाइन से ही। तो अगर आप इस तरीके की रैंडम ग्रिड्स और स्पायरल्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ प्रीसेट्स भी होते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप अपने भी कुछ स्पायरल्स और ग्रिड्स बना के इसमें सेव कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है शेपर का। अब मेरे ख्याल से हाँ शेप बिल्डर, शेपर टूल्स, इस तरीके से हाँ शेपर टूल।
ये बेसिकली क्या करता है कि आप कोई भी रैंडम शेप क्रिएट करेंगे तो ये वो शेप आपको बना के दे देगा। लेट सपोज मुझे ट्राइंगल चाहिए, इसने ट्राइंगल बना दिया। लेट सपोज मुझे बॉक्स चाहिए तो इसने बॉक्स बना दिया। लेट सपोज अब मुझे 5 कोनों वाला, पता नहीं इसको हेक्सागोन कहते हैं शायद, नहीं तो सर्कल ही बना दिया इसने। खैर समझा नहीं है मेरी शेप को। तो ये क्या, अगर आप इससे कोई भी शेप बनवाना चाहते हैं रैंडम, तो ये आपको वो वाली शेप बना के दे सकता है। तो ये काम होता है इसका, ये शेपर टूल का, कि इससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। इसके अलावा पेंसिल टूल है यहाँ पे। पेंसिल टूल जैसे कि आप जानते हैं कि आप इससे कुछ भी लिख सकते हैं रैंडमली, कुछ भी आप मतलब लिख सकते हैं। अगर आप मतलब, एक तो लाइन टूल होती है, लाइन्स तो आप सीधे लिख सकते हैं। अगर आप रैंडमली भी कुछ लिखना चाहते हैं, हैंड राइटिंग स्टाइल में कुछ करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन में, तो वो आप इस तरीके से पेंसिल टूल से कर सकते हैं। इरेजर टूल से, जैसे कि कॉमन सी बात है, इरेज होती है चीज़ें, आप कुछ भी इरेज करना चाहते हैं, किसी भी टूल को सेलेक्ट करें और उसको इरेज कर दें। टूल को नहीं, सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को। इलस्ट्रेटर में ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपकी उस ऑब्जेक्ट, बाकी मतलब उस ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करेगा। जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होगा सिर्फ वही डिलीट होता है। और सीजर टूल से आप बेसिकली किसी भी डिज़ाइन को बीच में काट सकते हैं। जैसे कि अगर नाइफ है तो मैं ये आर्क और ये आर्क पकड़ता हूँ, तो ये देख रहे हैं इसने बीच में इस डिज़ाइन को आपस में काट दिया। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल वापस ले लेता हूँ, देख रहे हैं बीच में इसने इसको 2 टुकड़ों में कर दिया। अब अगर कंट्रोल Z में इसको करता हूँ तो आप देख, अभी भी खैर कटा हुआ ही है। ये देख रहे हैं आप, अब ये दोबारा एक हो गया क्योंकि मैंने इसको अंडू किया। लेकिन अगर इसको मैं रीडू तो खैर नहीं कर सकता, नाइफ टूल से ही दोबारा काटना पड़ेगा। नाइफ टूल से अगर मैं लिख के इसके दोनों आर्क्स पर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये बीच में डिवाइड हो जाता है। देख रहे हैं हम, तो इस तरीके से नाइफ टूल से आप चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। सीजर टूल से, सॉरी, नाइफ टूल से बेसिकली आप कोई भी रैंडम चीज़ बीच में काट सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, अभी इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। खैर पहले सिलेक्टेड नहीं था, तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और अब मैं नाइफ टूल ले लेता हूँ और अब इसको बीच में से काटता हूँ। तो देख रहे हैं आप, इसने इसकी 2 शेप्स बना दी हैं अलग अलग, दोनों शेप्स को अलग कर दिया। इसके अलावा ये वही काम करता है जो सीजर का करता है, लेकिन सीजर बेसिकली बीच में आर्क्स को काटता है। ये क्या करता है, ये बीच में शेप को काटता है। तो अगर आप किसी शेप को बीच में 2 हिस्सों में काटना चाहते हो तो नाइफ टूल आपके काम आ सकता है। और अगर आपको आर्क्स को बीच में काटना हो तो क्या कहते हैं, सीजर टूल आपके काम आ सकता है इसके लिए। तो बेसिकली ये काटने के लिए ही होता है एक तरह से। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है रोटेट टूल। अब ये देख रहे हैं जिस टूल पे मैं आ रहा हूँ वो टूल ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि किस टूल का क्या काम है। रोटेट टूल का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसको एक एंकर पॉइंट दे दें। एंकर पॉइंट खैर इसने ऑटोमेटिकली इसका ले लिया है। मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने रख दिया। जिस एंकर पॉइंट, यहाँ पे इसको आप सेंटर पॉइंट रखेंगे उसके इर्द गिर्द ये रोटेट होने लग जाता है। तो अभी अगर मैं इसको घुमाने लगूंगा तो ये इसके इर्द गिर्द वो रोटेट होगा। देख रहे हैं आप, इसके इर्द गिर्द रोटेट होगा। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर, देख रहे हैं ये बॉक्स है, इसको मैं सेलेक्ट किया, तो अब अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ, अब ये खैर उसी को ही घुमा रहा है। अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं पकड़ लेता हूँ रोटेशन टूल। रोटेशन टूल, अब देख रहे हैं इसका मैं सेंटर पॉइंट में अगर रखता हूँ तो सेंटर में या यहाँ, अब अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये इसके इर्द गिर्द घूमेगा और अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये इसके इर्द गिर्द घूमेगा। बेसिकली रोटेशन टूल में आप एक एंकर पॉइंट लगाते हो और उस एंकर के इर्द गिर्द आपका ऑब्जेक्ट घूमता है। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट घुमाना है और किसी एक स्पेसिफिक एरिया के इर्द गिर्द घुमाना है तो वो आप यहाँ रोटेशन टूल से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है स्केल टूल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द स्केल करना है तो आप वो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, जिस स्टाइल में चाहूँ मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन ये अब देख रहे हैं कर्व वो थोड़ा टेढ़ा था तो इस वजह से इसको पिचका रहा है। और मैं जो हूँ अपने ऑब्जेक्ट को वापस पकड़ लेता हूँ, इस वाले को, ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसको पकड़ लेता हूँ और यहाँ पर एक लगा देता हूँ सेंटर पॉइंट जिसके इर्द गिर्द मुझे इसको छोटा बड़ा करना है। तो ये देख रहे हैं आप, जिस तरफ चाहूँगा मैं ये छोटा बड़ा होता जाएगा। बेसिकली इसका काम होता है, जो इसका काम है रोटेशन का वही इसका भी काम है, बस फ़र्क ये है कि रोटेशन वाला उसको घुमाता है और ये वाला छोटा बड़ा करता है। ये इसका काम है। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है वाइड विड्थ का। इससे आप बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की किसी भी कोने से दूसरे कोने की विड्थ बड़ी कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगी वो ये लाइन होगी। जो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी इस पर हम जूम कर लेते हैं और ये वाली लाइन है जिस पे हमें करना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और पकड़ लेंगे विड्थ टूल। विड्थ टूल को पकड़ने के बाद अब हम इसको कर देंगे। तो ये हमारी लाइन है जिस पे हमें विड्थ टूल को अप्लाई करना है। लेकिन पहले हम इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी मोटी कर देते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे। और उसके बाद हम पकड़ लेते हैं विड्थ टूल को
विड्थ टूल को हमने पकड़ लिया और इसको किसी भी एक जगह पे हम देख रहे हैं, किसी भी एक जगह पर रख के अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बड़ा छोटा हम इसको कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ बड़ा कर रहा हूँ ताकि बड़ा हो जाए और साइडों से छोटा ही रहे। अब ये देख रहे हैं वहाँ पे ये छोटा ही रहा लेकिन यहाँ पे बड़ा हो रहा है, और इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपकी शेप सही दिखने में आए। अभी आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं इसको खींच के लेके जाऊँगा वहाँ पे ये छोटा बड़ा होता जाएगा, और जहाँ पे ये देख रहे हैं सिंपल सीधी सी स्ट्रोक थी, लेकिन विड्थ टूल से आप उसकी एक जगह छोटी और एक जगह बड़ी कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको कोई टेल बनानी हो या कोई फ्लेम बनानी हो तो ये उसमें आपके ज़्यादातर काम आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म। अब फ्री ट्रांसफॉर्म बेसिकली काम क्या करता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी शेप चेंज करने में आपकी मदद करता है। ये मैं इसको जहाँ चाहूँ इसको स्ट्रेच कंप्रेस कर सकता हूँ, और ये आर्क पिन टूल है, पॉइंट टूल है, जिसको मैं जहाँ रखूँगा उसके इर्द गिर्द ये इसको स्ट्रेच कंप्रेस करेगा। तो ये आर्क टूल को मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं ये देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द इसको स्ट्रेच कंप्रेस कर रहा है। तो अगर आपको किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है उसको 3 डायमेंशन करना है या तो टेढ़ा करना है तो वो आप इजीली यहाँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है शेप बिल्डर का। शेप बिल्डर का टूल बेसिकली किसी भी दो शेप्स को आपस में मर्ज करने के लिए होता है, या फिर अगर आपको एक दो रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपस में मिल वो हैं दूर है, या फिर क्या कहते हैं आप उन दोनों शेप्स को मिलाकर एक ही शेप बनाना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आपका शेप बिल्डर टूल काम आता है। वो चीज़ आप पाथ फाइंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन शेप बिल्डर टूल आपको ज़्यादा 1 क्लिक पे मिल जाता है। आपने सिंपली क्या करना है, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको शेप बिल्डर टूल से एक करना है, आपने उनको सिलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल को पकड़ना है और इनको आपस में इस तरीके से स्वाइप करना है। देख रहे हैं आप ये पहले 2 ऑब्जेक्ट थे और अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो बेसिकली प्रोस्पेक्ट ग्रिड है। ये बेसिकली इसका क्या पर्पस है ये आज तक मुझे जिंदगी में समझ नहीं आया। ये बेसिकली एक तरह से ग्रिड बना देता है आपके उसमें डिजाइन में। अगर लेट सपोज अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ इस तरीके की 3D ग्रिड बना देता है। आज तक मैंने जिंदगी में कभी इसको खुद यूज नहीं किया और ये इसका यही पर्पस है। बाकी ये कि 3D वो बना देता है और 3D एंगल से आप जो ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और स्केप दबा देंगे तो ये वापस चला जाता है। अब इसका रियल लाइफ में क्या पर्पस है आज तक मेरे भी कभी जिंदगी में नहीं आया। इसके अलावा नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है मैश टूल। अब मैश टूल बेसिकली अगर आप कोई ऑब्जेक्ट 3D में बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज होता है। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली सिंपल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और मैं इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट पे हम काम करेंगे तो इसको मैं इस पर मैं ग्रेडियंट लगा देता हूँ ताकि मैं 3D मैश को आपको बेहतर तरीके से बता सकूँ। और मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब ये आप देख रहे हैं जो ग्रेडियंट 2 कलर वाला ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट है और ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं 3D मैश में अगर आता हूँ तो 3D मैश में मैं जहाँ क्लिक करूँगा ये उसके इर्द गिर्द वहाँ पर एक मैश क्रिएट कर देगा। अभी आप देख रहे हैं जहाँ मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो अभी अगर मैं इस पे अब ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं जैसे मैंने 3D इस पे मैश दिया हुआ है। तो अब मैश देने के बाद अब मैं जिस पार्ट को चाहूँ उसका अलग कलर बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए पे आके यहाँ पर एक सिलेक्शन ले लेता हूँ और ये यहाँ पे मेरी कलर प्रॉपर्टीज हैं और इसको मैं चेंज करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं एक 3D वो क्रिएट हो गया यहाँ पे मैश में। अब इस मैश को मैं जिस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा उस डायरेक्शन में ये मैश जाएगा और अपने साथ वो 3D प्रॉपर्टीज भी लेके जाएगा। इसका बेसिकली काम ये होता है कि अगर आपको कोई 3D क्या नाम है कोई ऑब्जेक्ट जिसको 3 डायमेंशनल शो कराना है तो वो चीज़ आप इस पे कर सकते हैं। इस तरीके से उसमें ग्रेडियंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं और मैं मैश टूल को ही पकड़ के थोड़े से और भी इसमें मैश क्रिएट कर लेता हूँ। उनको भी मैं यहाँ पर थोड़े से कलर्स इसके मुख्तलिफ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ आर्क्स लगा देता हूँ। देख रहे हैं तो जितने मैं इसमें मैश क्रिएट करना चाहूँगा मैश क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली मैश टूल का काम यही होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल बनाना चाहते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है सिंपली ग्रेडियंट का टूल के आपने किसी भी टूल को सेलेक्ट करके उसको ग्रेडियंट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं कोई शेप ले लेता हूँ फिर से एक रैंडम सर्कल ले लेता हूँ और इस पर अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ सिंपली इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो ये मेरा ग्रेडियंट टूल खुल आएगा। और ना भी करूँ तो इसको मैं सेलेक्ट यहाँ पे भी मेरे पास ग्रेडियंट का पैनल है, मैं यहाँ से जो ग्रेडियंट इसको देना चाहूँ दे सकता हूँ। बेसिकली इन दोनों टूल्स का सेम ही काम है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है हमारा आई ड्रॉपर टूल। अब आई ड्रॉपर टूल बेसिकली काम क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देता है।
लेट्स सपोज कि अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टीज हैं वो इस ऑब्जेक्ट को देनी है, तो मुझे सिंपल क्या करना है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और आई ड्रॉपर टूल पकड़ लेना है। आई ड्रॉपर टूल को मैंने पकड़ लेना है और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है जिसकी प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देख रहे इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हो गई। तो अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी में ये ग्रेडियंट चाहता हूँ तो देखें ग्रेडियंट हो जाएगा। अभी अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी चाहता हूँ कि ये फिर ग्रे हो जाए, व्हाइट हो जाए, तो ये देख रहे हैं ग्रे हो गया। इन दोनों की नहीं, सॉरी, ये जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आई ड्रॉपर टूल बेसिकली किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट को देने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है ब्लेंड टूल। अब ब्लेंड टूल बेसिकली काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लेंड कर देना है, उसकी 3 डायमेंशनल वो देनी है आपको, उसको प्रॉपर्टी देनी है, तो उसके लिए आपने सिंपली 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, मुझे उसको 3 डायमेंशनल बनाना है और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा 3D इफेक्ट भी शो हो। और यहाँ मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन ये देख रहे हैं फ्रंट पे, तो उसको मैं बैक पे ले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं मैश टूल पे आके यहाँ क्लिक करूँगा। मैश नहीं, सॉरी, ब्लेंड टूल जो है, ब्लेंड टूल पे मैं जैसे आगे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं ऑब्जेक्ट आके इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो देख रहे हैं आप कैसे इसने इसका 3D ब्लेंड हो गया, 3 डायमेंशनल इसके अंदर ब्लेंड हो गया और उनके कलर्स भी आपस में ब्लेंड हो गए। तो ब्लेंड टूल का बेसिकली मकसद ये है कि 2 ऑब्जेक्ट्स को ये आपस में ब्लेंड कर देता है। बेसिकली ये 3D इफेक्ट लगाने के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है सैंपल स्प्रे। अब सैंपल स्प्रे का बेसिकली काम क्या है, ये कोई भी सैंपल आप पकड़ेंगे, देख रहे हैं यहाँ सैंपल्स है हमारे पास, इसमें से हम कोई भी सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। स्प्लैशेस वाला सैंपल है, तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जहां जहां मैं क्लिक करूंगा वहां पे ये वाली स्प्रे जो होगी उसको स्प्लैश करता जाएगा, उसको प्रिंट करता जाएगा। अभी मैं अगर सर्कल ले लेता हूँ तो जो सर्कल में यहाँ पे क्लिक करूंगा वहां ये सर्कल जो होगा उसको प्रिंट करता जाता है। बेसिकली सैंपल स्प्रेयर का जो टूल है ये यूज ही बेसिकली किसी भी सैंपल को प्रिंट करने के लिए होता है। किसी भी सैंपल को अगर आपने मतलब रैंडमली किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस करना है तो वो आप इस तरीके से सैंपल स्प्रेइंग टूल से कर सकते हैं, वरना आप बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को उठा के कॉपी पेस्ट करके कॉपी एडजस्ट करते ही रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है ग्राफ टूल का। अब ग्राफ टूल जैसे कि इसका नाम इसको डिफाइन करता है कि अगर आपको अपने इलस्ट्रेटर या अपने कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके अंदर कोई ग्राफ इंसर्ट करना है तो आपने ग्राफ टूल पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करनी है, फिर आप जो ग्राफ यहाँ पे करना चाहें कर सकते हैं। अब मैंने फिलहाल यहाँ पे कोई रैंडम कोई भी यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं इंटर करनी है। ये तो भी फिलहाल रैंडम ग्राफ है। इसके अलावा अगर आप ये 3 कोने इसके खोलेंगे तो इसमें आपको और भी काफी सारे ग्राफ्स हैं, स्टिक ग्राफ है, कॉलम ग्राफ है, बार ग्राफ है, लाइंस वाला ग्राफ है। तो जो ग्राफ आप लेना चाहेंगे वो ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आर्टबोर्ड टूल बेसिकली एक कैनवस होता है जिस पे हम डिजाइन करते हैं कुछ भी। तो आर्टबोर्ड टूल से आप ये आर्टबोर्ड की साइज, शेप और डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं कि आपको अगर आर्टबोर्ड सपोज आपने आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लिया है जो कि आपके शुरू में आपको लगा कि सही है लेकिन फिर आपको लगा कि कुछ ज्यादा ही बड़ा या छोटा है, तो आप उसको यहाँ आर्टबोर्ड टूल से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है स्लाइस टूल का। अब स्लाइस टूल बेसिकली यूज होता है वेब के कामों में ज्यादातर। अब वेब के कामों में इस तरीके से ज्यादातर के स्लाइस टूल जो होता है ये बेसिकली इस चीज के लिए यूज किया जाता है कि अगर लेट सपोज आप कोई पोस्टर बना रहे हैं या लोगो बना रहे हैं या कोई आप बैनर बना रहे हैं, लेकिन आप वेब पेज को बताना चाहते हैं कि वेब पेज का मैं जो ये बैनर अपलोड कर रहा हूँ इसका ये वाला एरिया प्रायोरिटी है, इसको आपने प्रायोरिटाइज रखना है। सबसे पहले इसी को लोड करना है। अगर लेट सपोज इंटरनेट स्लो है तो आप सबसे पहले इसको लोड करना है, फिर आप बाकी बैनर को, बाकी पेज को लोड करते रहें। तो इलस्ट्रेटर में आपके पास, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, दोनों में आपके पास ये फीचर होता है कि आपने सिंपली वो एरिया सेलेक्ट करना है पेज पे या उस आर्टबोर्ड पे कि भाई ये एरिया है, इस एरिया के अंदर जो भी डिटेल है मेरी उसको आप लोगों ने प्रायोरिटी रखनी है। तो स्लाइस टूल बेसिकली इसी चीज के लिए, स्लाइस टूल है ना, हाँ, स्लाइस टूल बेसिकली इसी चीज के लिए यूज होता है कि आप यहाँ पेज पे एक सेक्शन बना लेते हैं और अपने जो आप जो फाइल सेव करते हैं अपनी इमेज में आप इस तरह की वो वाटरमार्क छोड़ जाते हैं कि आप उसको बता देते हैं वेब पेज को कि इस एरिया को आपने प्रायोरिटाइज रखना है और इस एरिया को आपने सबसे पहले लोड करना है। इन केस इंटरनेट स्लो या तेज हो, ये एरिया है जिसको आपने सबसे पहले लोड करना है। तो स्लाइस टूल बेसिकली इसी के लिए यूज होता है। इसके अलावा हमारा हैंड टूल है।
हैंड टूल बेसिकली अगर आपको कैनवस में कहीं दूसरी जगह जंप मारना हो तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, आर्टबोर्ड को जहाँ लेके जाना जा सकते हैं। लेट सपोज अगर आपने ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो आप यहाँ से लेके आना चाह रहे हो तो आप बेसिकली यू स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के बजाय सिंपली हैंड टूल से इसको मूव कर सकते हैं। अगर आपको जूम इन करना है तो आप जूम टूल पे क्लिक करेंगे तो आप जूम कर सकते हैं, और ये कि जूम आउट के लिए आप कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट भी हो जाता है। इसके अलावा ये जो हमारा एरिया है ये फिल और स्ट्रोक में आता है। इलस्ट्रेटर में जो भी चीज बनती है वो दो चीजों से बनती है, एक स्ट्रोक और एक फिल। फिल का मतलब अंदर जो कलर फिल हुआ होता है, जैसे कि ये वाला है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर देख रहे हैं आप, अंदर जो ब्रंट फूशिया कलर का जो कलर है हमारे पास अंदर, वो फिल के अंदर है। तो देख रहे हो फिल के अंदर वो वाला कलर है। और इसी तरीके से अगर इसको मैं जूम करूँ तो इसकी एक आउटलाइन है जिसको इलस्ट्रेटर की भाषा में, इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में आउटलाइन कहा स्ट्रोक कहा जाता है। वो देखें आप व्हाइट कलर की। तो अगर मैं इसकी स्ट्रोक देना चाहता हूँ या स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहता हूँ वो यहाँ से कर सकता हूँ। और इसके अलावा स्ट्रोक को सिलेक्ट करके अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ वो यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं स्ट्रोक को रिमूव करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं फिल को करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसका मैं जो कलर चाहूँ यहाँ पे आके कलर को सेट कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे ब्लैक रखना है या फिर मुझे इसको फिल ही नहीं देना तो वो फिर मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये था हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का टूल बार। और इसके अलावा बाकी जो हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर में फीचर होते हैं, ये टॉप पैनल बार होता है जहाँ पे हमारे पास सारे फीचर वही होते हैं जो हर टूल के रिलेटेड होती हैं। हर टूल के लिए फीचर्स अलग होते हैं। अब आपने सिलेक्शन टूल लिया होगा तो ये फीचर्स अलग होंगे, क्विक सिलेक्शन लोगे तो ये फीचर्स अलग होंगे, टाइप टूल लोगे तो ये फीचर्स अलग होंगे, पेन टूल लोगे तो ये फीचर्स अलग होंगे। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये जो टूल्स आप सेलेक्ट करते हैं उसके सारे फीचर्स आपके सामने यहाँ नुमाया होके आ रहे होते हैं। इसके अलावा एडोब इलस्ट्रेटर में और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने आते हैं, जिसमें आर्टबोर्ड आपके आ जाते हैं, 3D मटेरियल आ जाते हैं, अलाइनमेंट्स आ जाती हैं और इमेज ट्रेसिंग आ जाती है, लेयर्स आ जाती हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि एडोब इलस्ट्रेटर में होते हैं, तो वो सारे आपके यहाँ होते हैं। आप एक एक को यहाँ खोल के आके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं मैं इनको डिटेल में कवर करूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो मैं इसका एक और पार्ट बना दूंगा जिसमें मैं जो डिजाइनिंग टूल्स को इस वीडियो में बिगिनर में कवर नहीं कर रहा हूँ उनको आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन ये बिगिनर गाइड है और बिगिनर गाइड में आपके साथ आपके पास ज्यादातर यही टूल्स है जो कि काम आएंगे, तो मैं सोचा इन्हीं टूल्स पर मैं फोकस रखूँ। और आज की वीडियो में हमारा फोकस भी इन्हीं पर है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टूल्स को भी कवर करूँ, इन फीचर्स को भी कवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और इस तरफ जो हमारे सारे फीचर्स आते हैं ये बेसिकली वही सारे फीचर्स हैं जो हमारे यहाँ विंडोज में हमारे पास हैं। इनमें अगर किसी भी एक फीचर को सपोज के मैं अगर मैजिक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैजिक फॉन्ट का देख रहे प्रॉपर्टीज यहाँ आ गई। इनको मैं चाहूँ तो यहाँ पर ला सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। इनमें से भी अगर किसी को मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ। नए टूल्स चाहूँ तो विंडोज से यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ। तो बेसिकली विंडोज में जितने भी फीचर्स हैं, स्पेशली इस विंडो में जितने भी फीचर्स हैं वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एडोब इलस्ट्रेटर का ओवरव्यू और इसका टूल बार। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो टूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए सारे टूल्स आपको समझ आ गए होंगे कि ये सारे टूल्स का क्या काम है और इन्हें आप किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन बनाने के लिए। अब ये वीडियो बिगिनर गाइड थी तो मैंने इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता था, तो मैंने इसमें डिजाइनिंग को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं डिजाइनिंग को भी कवर करूं, जो कि मैं वैसे ही करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जब मैं वो वाली एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो कोने में जो टूल्स थे जिनको मैंने कवर नहीं किया इनको भी मैं कवर करूँ, ट्रायंगल के अंदर जो एक्स्ट्रा टूल्स थे, एक्स्ट्रा उनके अंदर फीचर्स थे, वो भी अगर आप चाहते हैं मैं उनको भी करूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं विंडोज वाले फीचर्स के साथ उन टूल्स को भी जरूर कवर कर दूंगा। दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब पर वीडियो काम की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों को लाता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान। अल्लाह हाफ़िज़।